प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 7वीं कक्षा के 13वें पाठ गति और समय के तीसरे भाग पर। प्यारे बच्चों, गति के बारे में बहुत सी बातें हम जान चुके हैं। जब कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान निरंतर बदलती रहती है, उसे हम गति कहते हैं। प्यारे बच्चों, गति कितने प्रकार की होती है? विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में भी हमने जाना। जो वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश अपने मार्ग पर गति करती है, उसे सरल रेखीय गति कहा जाता है। और जिस वस्तु का पथ अनियमित हो, उसे हम अनियमित गति कहते हैं। कुछ वस्तुएं बहुत तेजी से गति करती हैं और कुछ वस्तुएं बहुत मंद गति करती हैं। कुछ वस्तुएं गोलाकार पथ पर गति करती हैं और कुछ वस्तुएं दोलन के आकार में गति करती हैं। हमने लोलक के बारे में भी जाना, और लोलक यानी पेंडुलम, और पेंडुलम के आधार पर ही हमारी घड़ियों का निर्माण हुआ था। प्यारे बच्चों, इसके आविष्कार की भी एक बड़ी रोचक कहानी है। एक बार गैलीलियो नाम का एक वैज्ञानिक किसी गिरजाघर में बैठा था, और उस गिरजाघर में यानी चर्च में एक ऊपर झूमर लगा हुआ था। पहले समय में बिजली होती नहीं थी और उस झूमर के ऊपर मोमबत्तियां जली हुई थी। खिड़कियों से आने वाली तेज हवा के कारण वह हिलने लगा। प्यारे बच्चों, गैलीलियो का ध्यान उस पर गया और उसने उसके ऊपर अपनी नजर गड़ा करके रखी, और उसने अनुमान लगाया कि तेज हवा चलने पर जब यह झूमर लंबा दोलन करता है, दूर तक जाता है, या हवा जब मंद होती है, जिस समय इसका दोलन छोटा होता है, दोनों का समय बराबर है। एक और रोचक बात, प्यारे बच्चों, उसने समय का अनुमान कैसे लगाया होगा? क्योंकि उस समय तक घड़ियों का आविष्कार तो हुआ ही नहीं था। लेकिन जब व्यक्ति सोचता है क्या, क्यों, कैसे हुआ, तो सारे रास्ते, सारे मार्ग अपने आप खुल जाया करते हैं। उसने चर्च में बैठे हुए अपने हाथ की नाड़ी, कभी आप देखेंगे यहाँ लगा करके ध्यान से महसूस करने की कोशिश करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर नाड़ी हमारी धड़कती है। हृदय की धड़कनों की स्पंदन यहाँ पर भी अनुभव की जा सकती है, और जो एक समान गति से प्रत्येक व्यक्ति की, उस विशेष व्यक्ति की स्पंदन की दर हमेशा समान होती है। तो गैलीलियो ने भी उस नाड़ी की गिनती करके उसका अनुमान लगाया कि वह झूमर चाहे लंबा दोलन करे या छोटा दोलन करे, उसका समय, उसका आवर्तकाल हमेशा समान रहता है। और फिर उसने अपने घर जा कर के विभिन्न आकार की लंबे छोटे धागों से, डोरियों से विभिन्न प्रकार के भार लटका करके, विभिन्न धातुओं को लटका करके, विभिन्न प्रकार के पदार्थों को लटका करके अनेक प्रयोग किए, और उन प्रयोगों ने मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। फिर उसके बाद घड़ियों का आविष्कार हुआ। प्यारे बच्चों, घड़ी एक ऐसा उपकरण है जिससे हम समय का मापन करते हैं, और हमने रेत घड़ी, जल घड़ी, धूप घड़ी, इनके बारे में तो जाना ही है। अपनी पाठ्य पुस्तक में भी आप उसको देख सकते हो, इनके चित्र दिए हुए हैं, और पिछले वीडियो लेसन्स में भी हमने इनकी चर्चा की है। प्यारे बच्चों, घड़ी से हम समय का मापन करते हैं, और समय की इकाई क्या होती है? प्यारे बच्चों, समय की जो हमारे व्यवहार में प्रयोग आने वाली इकाइयां हैं,
वैसे तो बहुत सी इकाइयां हैं, लेकिन व्यवहार में जो इकाइयां प्रयोग आती हैं वो आप घड़ी की सुइयों से अनुमान लगा सकते हैं। घड़ी के अंदर कितनी सुइयां होती हैं? लगभग प्रत्येक घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। एक जो बहुत तेज चलती है वो सेकंड वाली सुई, यानी सबसे छोटा समय जो बताती है हमारे व्यावहारिक उपयोग का। सेकंड, 1 सेकंड कितना समय होता है लगभग? ये एक सामान्य गति से जब आप बोलते हैं 2001, इसमें बोलने में जितना समय लगता है वो लगभग 1 सेकंड होता है। और आप घड़ी की चलती हुई सुइयों में देखेंगे सबसे तेज गति से चलने वाली सुई होती है वह सेकंड की होती है, और वह पूरा चक्र जब कर लेती है, अपना पूरा वृत्त बना लेती है, तो वह आप घड़ी के अंदर देखेंगे 1 से लेकर के 12 तक की गिनती लिखी होती है, और वो 5 समान भागों में विभक्त होता है। पूरा वृत्ताकार गति के पथ पर वह पूरा चक्र कर लेती है। तो वो कितने सेकंड गति करती है? वह 60 सेकंड गति करती है। और प्यारे बच्चों, 60 सेकंड से मिलकर बनता है 1 मिनट। फिर छोटी वाली सुई उन अंकों के बीच में लगे हुए 5 निशानों में से एक निशान आगे बढ़ जाती है। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और इसी प्रकार से जब वह सेकंड की सुई पूरा 1 चक्कर, 2 चक्कर, 60 चक्कर काट लेगी, यानी 60 मिनट जब हो जाते हैं, उस अवधि को, उस समय अंतराल को हम 1 घंटा कहते हैं। और प्यारे बच्चों, आपको पता होगा हमारा एक दिन, यानी एक सूर्य के निकलने से लेकर के अगले सूर्य निकलने तक, एक सूर्य अस्त होने से अगले सूर्य अस्त होने तक, एक दोपहर क्या होती है? जब हमारा दिन में सूर्य शिखर पर बिल्कुल सर के ऊपर होता है, एक दोपहर से दूसरे दोपहर तक हमारे एक सामान्य दिन का अंतराल 24 घंटे माना गया है। यानी हमारी घड़ी के एक चक्कर में 1 से 12 तक गिनती होती है। 2 बार हमारी घंटे की सुई पूरा चक्कर लगा लेगी, तब हमारा 1 दिन होता है। प्यारे बच्चों, इससे बड़ी समय की अवधि होती है वर्ष या साल। 1 साल किसे कहते हैं? जब हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल में सूर्य का चक्कर काटते हुए अपने पथ पर एक आवर्त पूरा कर लेती है, उसे हम 1 वर्ष का समय कहते हैं। और यह 1 वर्ष का समय लगभग 365 सही 1/4 दिन के बराबर होता है। इससे अधिक बड़े समय को हम दशक कह सकते हैं, जो 10 सालों से मिलकर के बनता है। इससे और अधिक बड़े समय को हम शताब्दी कह सकते हैं, जो 100 सालों का समूह होता है। और इससे बड़े और अधिक अगर बड़े समय का नापना हो, जब हमें खगोलीय पिंडों के समय का अनुमान लगाना होता है, तो हम समय को सहस्राब्दियों में नापते हैं। ये समय की हमारी क्रमशः छोटी इकाइयों से चलते हुए बड़ी इकाइयों तक की हमारी कुछ इकाइयां थी। तो प्यारे बच्चों, क्या इससे छोटी इकाइयां भी होती हैं? हाँ, आपने कभी खिलाड़ियों की जो दौड़ होती है उसमें देखा होगा, उसके साथ में जो घड़ी चलती है उसमें हम 1 सेकंड के 10वें भाग, 100वें भाग, 1000वें भाग तक के अंतराल का मापन करते हैं। आजकल वैज्ञानिक उपकरणों से इससे छोटे समय की अवधि का मापन भी किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, आपने नाम सुना होगा माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड क्या होता है? माइक्रोसेकंड 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। बहुत छोटा समय अंतराल, जैसे हमने बोला 2001, इस अवधि का 10 लाखवां हिस्सा, उसको हम माइक्रोसेकंड बोलते हैं। और नैनोसेकंड होता है सेकंड की एक अवधि का 1 अरबवां भाग।
इस प्रकार की समय की अवधियों का, गणनाओं का उपयोग केवल वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में किया जाता है। प्यारे बच्चों, कोई वस्तु तेज गति कर रही है या मंद गति कर रही है, इसका अनुमान हम कैसे लगाते हैं? इसका अनुमान हम उसकी चाल से लगाते हैं, स्पीड से लगाते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल को ज्ञात करने का हमारा सूत्र है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और उसको हम भाग देते हैं उसके द्वारा लिया गया समय। आपने मोटरसाइकिल, कार आदि वाहनों पर यात्रा करते हुए उसके चालक के पास लगे हुए एक मीटर को देखा होगा। वह जैसे ही गाड़ी या बाइक को चलाएगा उसकी सुई ऊपर उठती है, उसे ओडोमीटर बोलते हैं। इस ओडोमीटर में वह किस चाल से वाहन गति कर रहा है वह पाठ्यांक देखा जाता है। सामान्य ओडोमीटर में एक सुई पाठ्यांक दर्शाती है कि वह वाहन अगर इस गति से चलता रहा तो 1 घंटे में कितनी यात्रा करेगा। आजकल डिजिटल यानी अंकों वाले ओडोमीटर भी वाहनों में लगे हुए देखे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब हम कुछ जानवरों की चाल के बारे में जानते हैं कि कौन किस चाल से सामान्यतः गति करता है। प्यारे बच्चों, बाज के बारे में तो आपने सुना होगा। वह बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है। आप जानकर के हैरान होंगे कि उसकी चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, यानी हमारी कार की, बस की गति से भी बहुत अधिक तेजी से वह उड़ सकता है। तो पक्षियों में सर्वाधिक तेजी से उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? बाज। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से जंगली जानवर भी शिकार के लिए दौड़ते हैं तो उन्हें भी बहुत तेज दौड़ना पड़ता है। तो जानवरों में सबसे अधिक तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? चीता। और वह चीता 112 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, मछलियां भी तो चलती हैं, वो भी तो गति करती हैं। ब्लू फिश आप चित्र में देख रहे होंगे, नीली नीली जो ये मछली है, इस मछली की पानी में चाल होती है 40 से 46 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ मैं आपको जिन जिन जंतुओं की चाल बता रहा हूँ वो किलोमीटर प्रति घंटा। खरगोश की चाल क्या होती है? 56 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे बगीचे में ऊपर नीचे चढ़ने घूमने फिरने वाली गिलहरी की चाल क्या होती है? गिलहरी की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारा घरेलू चूहा जो घर में हमारा अनाज भोजन खाता रहता है, कुतरता रहता है, उसकी चाल क्या होती है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, आदमी की चाल क्या हो सकती है? अधिकतम चाल, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उन जीव जंतुओं मनुष्यों द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली अधिकतम चाल है। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में किस चाल को प्राप्त कर सकता है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा सकता है। और भीमकाय कछुआ यानी देखा होगा आपने, बिल्कुल कठोर कठोर सा तालाबों के अंदर मिलता है, बहुत धीमे चलता है। वह 1 घंटे लगातार चलता रहे तो 0.27 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकता है, यानी लगभग 1 किलोमीटर का चौथाई हिस्सा, इतनी दूरी वो तय कर सकता है। सबसे मंद गति से चलने वाला जानवर कौन सा है? घोंगा। और इसकी गति क्या होती है? 0.05, यानी 1 घंटे लगातार चलता रहे तो वह केवल 1 घंटे में 50 मीटर ही चल पाएगा। और घोंगा चित्र में आप देख भी रहे होंगे, यह एक ऐसा जीव है जिसके बाहर उसका कंकाल होता है।
शंख जैसी आकृति। तो प्यारे बच्चों, हमने विभिन्न प्रकार के जीवों की चाल के बारे में जाना। अब हम चाल के मात्रक यानी इकाइयों के बारे में जानते हैं। प्यारे बच्चों, आपको बताया गया था कि चाल कैसे ज्ञात करते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, उसको भाग देंगे हम दूरी को उसके द्वारा लिए गए समय से। तो इसका मात्रक क्या होगा? दूरी को हम किस चीज में नापते हैं? दूरी की इकाई क्या है? दूरी को मापने के लिए हम किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर आदि इकाइयों का प्रयोग करते हैं। समय को मापने के लिए हम घंटे, मिनट, सेकंड का प्रयोग करते हैं। तो इनके आधार पर हम जिस जीव की वस्तु की चाल ज्ञात कर रहे हैं वहाँ हम किन इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। दूरी अगर किलोमीटर में है और समय को अगर हम घंटे में नाप रहे हैं तो हमारी चाल की इकाई होगी किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम इसको मीटर में ले रहे हैं, समय को मिनट में ले रहे हैं, तो इसकी इकाई क्या होगी? मीटर प्रति मिनट। और सेकंड में लेंगे तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड। या अगर दूरी हमने मीटर में ली, समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन हमें इकाइयों का प्रयोग करते हुए हमें थोड़ा सहजता का प्रयोग करना होता है। जैसे कोई आपसे आपकी आयु पूछे तो आप 72,000 घंटे इतने सेकंड बताएंगे या 10 साल 2 महीने बताएंगे। जो सहजता से प्रयोग हो सके उस इकाई का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमें अपने विवेक से काम लेना है, समझ से काम लेना है। अगर ट्रेन या बस की गति का मापन हम कर रहे हों तो वह किलोमीटर प्रति घंटा उपयुक्त रहता है। अगर हम किसी मंद चाल से चलने वाले जानवर की गति का हम मापन कर रहे हो, उसके अंदर हम मीटर प्रति मिनट का प्रयोग कर सकते हैं, घंटे का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत तेज चलने वाले वायुयान हो, सुपरसोनिक, ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाले, वहाँ हम उसका सेकंड में या मिनटों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह हमें हमारे आवश्यकता के अनुसार इकाई का प्रयोग करना होता है। आप भी अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों की चाल का मापन कर सकते हैं। आप अपने खेल के मैदान में जाइए और लगभग 100 मीटर की दूरी पर निशान लगाइए और सभी सहपाठियों द्वारा वहां तक पहुंचने में लिए गए समय को नोट कीजिए और फिर आप उसकी गणना करके अधिकतम चाल प्राप्त करने वाले सहपाठी को सम्मानित कर सकते हैं, उसे विजेता घोषित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने जाना चाल बराबर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा लिए गए समय से भाग दे करके ज्ञात की जा सकती है। तो इसमें आप देखेंगे चाल और दूरी का संबंध क्या है। यानी कोई वस्तु जितनी अधिक दूरी करेगी एक निश्चित समय में, वो उतनी अधिक उसकी चाल होगी। यानी कि चाल हमेशा समानुपाती होती है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के, और वही चाल व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, जितना ज़्यादा समय लेगी उतना उसकी चाल कम होगी और कम समय लेगी उतना अधिक होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह सूत्र 3 प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। अगर हमें किसी वस्तु की तय की गई दूरी और समय दे रखा है तो यथावत इसका प्रयोग करके हम इसको सवाल को निकाल सकते हैं, उसकी चाल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी दे रखी हो और उसकी चाल दे रखी हो और समय निकालना हो तो उसके लिए इस सूत्र को ऐसे लिखा जा सकता है
समय बराबर उसके द्वारा तय की गई दूरी बटे चाल। और तीसरा इसका सवाल इस प्रकार से भी आ सकता है, किसी वस्तु की हमें चाल दे रखी हो और उसके द्वारा लिया गया समय दे रखा हो और हमें उसके द्वारा तय की गई दूरी निकालनी हो, तब यह सूत्र इस प्रकार से हो जाता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यह सूत्र 3 प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और सरलता के लिए इसको हम इस तरह भी याद रख सकते हैं। एक वृत्त की आकृति बना लेते हैं, इसको 3 समान भागों में हमने बांट लिया। यहां लिख दिया हमने चाल, यहां लिख दिया दूरी, यहां लिख दिया समय। अब ये सूत्र हमें याद करने में सहजता रहेगी। देखिए, अगर चाल ज्ञात करनी हो, चाल को दबा लेंगे। इसका सूत्र हमारा क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी ऊपर लिखा गया, समय नीचे लिखा हुआ है। अगर हमें दूरी ज्ञात करनी हो, दूरी को दबा लेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल बराबर, बराबर में यानी गुणा, यानी दूरी ज्ञात करनी है तो चाल और समय की हम गुणा कर सकते हैं। अगर हमें समय निकालना हो तो क्या करेंगे, दूरी ऊपर है, चाल नीचे है, तो दूरी को चाल से भाग देंगे। यह एक याद करने की एक सरल विधि है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम चाल, दूरी और समय की विभिन्न आंकिक प्रश्नों को, सवालों को हम हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने वस्तुओं की चाल के बारे में जाना। किसी भी वस्तु की चाल को निरूपित करने का, उनकी तुलना करने का एक चित्र का माध्यम भी हो सकता है, आरेख का माध्यम भी हो सकता है और उसे समझना बहुत ही सरल होता है। आइए हम चाल और दूरी के आरेखों के बारे में चर्चा करते हैं। आरेखों के बारे में गणित विषय में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, हम चाल, गति, दूरी, समय के आंकड़ों को भी आरेखों पर दर्शा सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा दोहराई हम करते हैं कि आरेख हमारे यानी ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा है कुछ ग्राफ या कुछ आरेख दंड आरेख होते हैं। जैसे क्रिकेट का स्कोर आपने कभी क्रिकेट मैच में देखा हो तो एक ओवर में किस बॉल पर किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, यह दर्शाने के लिए दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, जितने भी ग्राफ, जितने भी आरेख बनते हैं, उन आरेखों के अंदर आंकड़ों के लिए 2 तल निर्धारित किए जाते हैं। एक तल हमारा जमीन की सतह के समानांतर एक तल होता है और दूसरा तल हमारा ऊर्ध्वाकार ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ। 2 तल माने जाते हैं। तो एक तरफ हम ओवर को, पहले ओवर में खिलाड़ी ने बनाया 1 रन, यहाँ कुछ मान रखते हैं हम, ये मानचित्र की तरह से होते हैं ग्राफ, आरेख। हम मान लेते हैं कि पहली बॉल ये, दूसरी बॉल ये, तीसरी बॉल ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये। एक ओवर में 6 ही बॉल होती हैं। पहली बॉल पर खिलाड़ी ने बनाया इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि आदि। तो पहली बॉल पर बनाया 1 रन, तो यहाँ ओवर, यहाँ रन, ओवर की बॉल, पहली बॉल और यहाँ रन, कितने रन उसने बनाए। तो इसमें हमें जो भी आंकड़ा दर्शाना हो, इसमें देखिए पहली बॉल तो इधर हमने बॉल ली, 1 रन बना, तो यहाँ 1 तक की ऊंचाई का एक दंड, एक स्तंभ बनाएंगे हम। तो ये इसका आरेख हुआ, स्तंभ। ग्राफ में हमने निरूपित कर दिया।
दूसरी बॉल पर वो खिलाड़ी 5 रन बनाता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी लेकर के जाएंगे, यहाँ 5 तक। देखिएगा यहाँ पर एक स्तंभ हम करेंगे 5 तक और ये 5। अब देखिए यहाँ हमें गणनाएं नहीं करनी, चित्र देखना है, और एक चित्र किसी भी बात को समझाने का सरलतम माध्यम होता है। हमने आरेख के माध्यम से हमारे आंकड़ों को चित्रों में परिवर्तित कर दिया। तो ये देखिए सहजता से पता चल रहा है, दूसरी बॉल पे 5 रन बनाए, तीसरी बॉल पर वह खिलाड़ी 3 रन बनाता है, तो इसकी स्तंभ की ऊंचाई हम 3 तक रखेंगे और इसको चौथी बॉल पर वह खिलाड़ी 5 रन ले लेता है, तो इसको हम फिर 5 तक और ये स्तंभ। पांचवी बॉल पर उसने 2 रन लिए, छठी बॉल पर वह छक्का लगा देगा, 6 रन लेता है, तो इसको हम 6 तक कर देंगे। इसी एक ग्राफ में हम दूसरे खिलाड़ी, मान लीजिए दूसरी टीम का दूसरा खिलाड़ी अपने इस ओवर के अंदर करता है, तो उसका भी दर्शाना हो, दोनों की तुलना करनी हो, तो हम अलग अलग रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यह मैंने इस रंग से दर्शाया था, अब लाल रंग से दूसरे खिलाड़ी का दर्शा देते हैं। दूसरा खिलाड़ी जब आएगा वह पहले ओवर की पहली बॉल पर 2 रन बनाएगा, तो हम यहाँ इसका स्तंभ अलग रंग से देखिएगा, बिल्कुल अपने आप नजर आएगा। लाल रंग में है वो दूसरा खिलाड़ी और काले में पहला खिलाड़ी। दूसरी बॉल पर दूसरे खिलाड़ी ने 3 रन बनाए, तो उसके स्तंभ की ऊंचाई हम केवल 3 तक करेंगे। इस प्रकार से जिन आंकड़ों का निरूपण किया जाए उसे हम स्तंभ आरेख कहते हैं। इसके अतिरिक्त भी एक तरीका है ग्राफ को दर्शाने का, बड़ा ही सहज है, उसे पाई ग्राफ कहते हैं या वृत्ताकार आरेख कहते हैं। उसमें आंकड़ों को एक गोल वृत्त के रूप में दर्शाया जाता है और वृत्त के अंदर रंगीन भागों को उसी अनुपात में अलग अलग रंगों में रंगा जाता है जिन रंगों में उसके घटक या अवयव होते हैं। जैसे आपको चित्र में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि घटकों की मात्रा का ग्राफ दिखाया जा रहा है, तो इसमें देखने से स्पष्ट पता चलता है कि वायु में सबसे अधिक कौन से घटक की मात्रा है, कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, वह इसके 3/4 के लगभग है, यानी 78%। उसके बाद हरे रंग से ऑक्सीजन दिखाई गई है, हम ऑक्सीजन की मात्रा का भी अनुमान लगा सकते हैं, और अन्य गैसें बिल्कुल थोड़ी सी पीले रंग के साथ, ये अन्य गैसों की मात्रा है। तो इस आरेख को हम पाई आरेख कहते हैं और बिल्कुल सीधा सरल रेखाओं के माध्यम से जो आरेख बनाया जाता है उसे रेखीय आरेख कहा जाता है। आइए हम समय और दूरी के रेखीय आरेख का एक सवाल करते हैं। रेखा ग्राफ वास्तव में एक रेखाओं का एक जाल होता है, ग्रिड होता है, जिसमें हमारी पृथ्वी के समानांतर रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाकार रेखाएं होती हैं। जब भी हमें आंकड़ों को दर्शाना हो हमें कुछ मान निर्धारित करने पड़ते हैं। जैसे हमारे इस ग्राफ में इधर 1 2 3 4 5 6 क्षैतिज 60 छोटे खाने हैं, यानी 6 10 के छोटे खानों के वर्गों के समूह हैं, और ऊर्ध्वाकार यानी ऊपर की ओर 8 छोटे खानों के 10 के समूह, ऊपर की तरफ 80 खाने हैं छोटे। तो इस प्रकार से एक जहां से हमें शुरुआत करनी है, हमारे सभी मान निरूपित हो जाएं, इस दृष्टि से ऐसा हमें मान लेना होता है। जैसे ये एक आंकड़ों का समूह है, कोई गाड़ी, बाइक, कार यात्रा करती है सुबह 8 बजे 0 किलोमीटर, यानी बिल्कुल विराम से शुरू होती है। 8 बजे उसने 0 किलोमीटर यात्रा शुरू की,
8:30 पर वह 20 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है, यानी 30 मिनट बाद। और फिर 9 बजे वह 40 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी है। 9:30 पर 60 किलोमीटर, यानी अधिकतम दूरी हमारे आंकड़ों में देखेंगे तो 80 किलोमीटर, यानी 80 को निरूपित करना है हमें। हम दूरी को अगर ऊपर की ओर लें, दूरी को ऊपर की ओर लेते हैं तो 80 को निरूपित करना है, तो सहजता से हम कर पाएं। उस दृष्टि से हम छोटे एक खाने को हम 2 किलोमीटर मान लेते हैं, यानी ये छोटा एक खाना मान, ग्राफ आरेख के अंदर मान मानते हैं। तो हमारा एक तल, हमारा क्षैतिज, उसका नाम भी रखते हैं एक्स एक्सिस, एक्स का तल, कै तल जिसको बोल सकते हैं, और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ। इधर हम समय को दर्शाएंगे एक्स पर, वाई पर दूरी को, और हम मान लेते हैं हमारा वाई तल पर एक छोटा खाना वर्ग बराबर 2 किलोमीटर, और एक्स तल पर एक छोटे खाने का मान, एक्स तल पर हमारा समय कितना है, लगभग आधे घंटे के 30-30 मिनट के अंतराल हैं, और 30-30 मिनट के 5 अंतराल हैं, और हमारा इस ग्राफ में, इस आरेख में 6 अंतराल हैं। हम एक अंतराल को 30 मिनट मान लेते हैं, यानी 10 छोटे खाने बराबर 30 मिनट, या एक छोटा खाना बराबर 3 मिनट। एक छोटा वर्ग बराबर 3 मिनट। यहाँ हमें यह ध्यान रखना है, इकाइयों के अंदर कभी भी बहुवचन का प्रयोग नहीं करते, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ 0 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, किलोमीटर्स नहीं, 40 किलोमीटर, किलोमीटर्स नहीं, मीटरों नहीं। तो हिंदी या इंग्लिश जिसका भी प्रयोग करेंगे हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखिएगा x यहां मान लिया मैंने, ये हमारा y तल है, और ये हमारा x तल, x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और यहाँ पर हमने क्या माना था, एक छोटा वर्ग 3 मिनट। यहाँ 0 पर, जहाँ पर ये दोनों काटते हैं वहाँ 0 समय मान लिया हमने। यहाँ पर 8 AM, 8 बजे गाड़ी 0 पे यहाँ पर है। फिर 8:30 हुए यहाँ पर, 30 मिनट 10 खाने। यहाँ हुए हमारे 9 बज चुके हैं। यहाँ 9:30, 9:30, और यहाँ 10। समय को हमने इस हमारे आरेख में, इसमें निरूपित कर दिया x तल पर। अब y तल पर हम दूरियों को निरूपित करते हैं। 0 यहीं पर 0, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर हमने माना था, एक छोटा वर्ग 2 किलोमीटर, 20 का अभिप्राय 10 छोटे वर्ग, यानी यहाँ 20 किलोमीटर। 40 किलोमीटर का फिर 20, 10 छोटे खाने। 60 किलोमीटर का फिर 10 छोटे खाने। 80 किलोमीटर का फिर 10 छोटे खाने। अब हमें इन बिंदुओं को ढूंढना है जहां पर इसको हम निरूपित कर सकें। अब एक एक आंकड़े को हम लेंगे। 8 बजे 0 किलोमीटर, 8 बजे 0 पर ये बिंदु हमारा यहीं पर है जहां पर x और y तल मिलते हैं। देखिएगा
समझ रहे हैं सब। x हमारा 0 समय 8 बजे 0 पर हमारी गाड़ी वाहन जो भी है। उसके बाद 8:30 पर 20 किलोमीटर, या 8:30 यानी यहाँ से हम चलेंगे 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर यानी 2 छोटे खाने, वह बिंदु मिलता है यहाँ पर। इस दूरी का हमें अनुमान लगाना है कि यहाँ से 8:30 समय यहाँ हुआ और दूरी यहाँ, इस बिंदु को पेंसिल से बारीक निशान लगा करके गोला लगा देंगे। 9 बजे हमारी गाड़ी कहाँ पहुँचेगी? 9 बजे 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर की दूरी 9 बजे समय यहाँ से चलेंगे 40 किलोमीटर की सीध में। यहाँ पर देखिएगा यह बिंदु दोनों स्थितियों की शर्तों को पूरा करने वाला होता है। ये देखिए एक्स तल पर 9 बजे के बिल्कुल उसी रेखा पर, और इधर 40 किलोमीटर था तो 40 किलोमीटर की रेखा पर। फिर उसके बाद 9:30 पर 60 किलोमीटर, इसके आगे 60 किलोमीटर तक ये। फिर उसके बाद 10 बजे, ठीक 10 बजे, 10 के आगे 80 किलोमीटर। और उसके बाद इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ये हमारा इस चाल से गति करने वाले वाहन का रेखीय आरेख है। इसके अंदर हम देखते हैं कि बिल्कुल सीधा एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर रहा है हमारा ग्राफ। इसका अभिप्राय क्या हुआ? अगर समान अंतराल, देखिएगा समान अंतराल, ये अंतराल 30 मिनट, ये अंतराल 8:30 से 9, ये भी 30 मिनट, ये 9 से 30, ये भी 30 मिनट, ये 9:30 से 10 तक, ये भी 30 मिनट। यहाँ अंतराल 0 से 20 किलोमीटर, 20 से 40 20 किलोमीटर, ये 40 से 60 20 किलोमीटर, ये 60 से 80 20 किलोमीटर। यानी समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करने वाला कोई भी आरेख होगा वह सीधा सरल रेखा की तरह से होता है। इस आरेख से हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसी निश्चित समय पर वह गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी थी। जैसे अगर हम यह जानना चाहें कि वह गाड़ी 9:15 पर कहाँ थी, तो 9:15 का समय लिया था हमने एक्स तल पर। समय यहाँ पर 9:15 यानी 9 और 9:30 के बीच में 9:15। यहाँ हम बिल्कुल इसकी सीध में देखेंगे वो गाड़ी हमारी कहाँ है और यहाँ चिन्ह लगा देंगे। और दूरी को कैसे नापेंगे? ये समय नाप लिया हमने। बिल्कुल इधर दूरी के लिए हमने क्या किया था? वाई तल पर देखेंगे तो सीधा यह कहाँ मिलती है? देखिए 40 और 60 के बीच में, और हमने दूरी कितनी, एक छोटा वर्ग कितना लिया था? 2 किलोमीटर। तो इसने छोटे 5 खाने यानी 10 किलोमीटर, ये वह 50 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी। तो इस आरेख के माध्यम से न केवल हम आंकड़ों को सहजता से समझ सकते हैं, बल्कि किसी निश्चित बिंदु पर वह वस्तु किस समय पहुंचेगी, कितनी दूरी तय कर चुकी होगी, या इतनी दूरी तय करने के पश्चात उसका समय क्या होगा, वह भी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह एक समान चाल से यात्रा करने वाली वस्तु का आरेख था। अगर वस्तु अनियमित अंतराल पर यात्रा करे तो उसका आरेख कैसा होगा? आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसे भी जानते हैं। देखिए अब हमारे पास एक दूसरे वाहन का विवरण है। सुबह 8 बजे 0 किलोमीटर यानी विराम में है, और 8:30 पर 10 किलोमीटर की दूरी तय की। 9 बजे 40 किलोमीटर, 9:30 पर 60 किलोमीटर और 10 बजे 100 किलोमीटर। और हम उसी प्रकार से हमारे आरेख के एक्स तल और वाई तल का अनुमान लगाते हुए इनका मान लेते हैं। वाई तल बराबर एक छोटा वर्ग बराबर 2 किलोमीटर और एक्स तल एक छोटा वर्ग बराबर 3 मिनट।
तो इस दृष्टि से हम समय को इसके ऊपर निरूपित करते हैं 8:00 पर, 8:30 10 खानों के बाद, 9 बजे फिर 10 खाने, 9:30 पर फिर 10 खाने, 10 बजे फिर 10 खाने। और इसी प्रकार ऊर्ध्वाकार यानी वायु तल पर 20 किलोमीटर 10 छोटे खाने, 40, 60, 80, 100 और 120। और इसमें देखिएगा 0, 10 किलोमीटर कहाँ पर आएगा? 10 किलोमीटर आएगा हमारा यहाँ पर 5 छोटे खाने यानी 10। तो हम पहले गाड़ी की स्थिति 8 बजे 0 किलोमीटर यहाँ हमने निरूपित कर ली, और उसके बाद 8:30 पर 10 किलोमीटर यहाँ पर निरूपित की हमने, बीच में यहाँ पर। थोड़ा सा स्थितियों में परिवर्तन आएगा। 9 बजे 40 किलोमीटर, देखिए यहाँ पर उसने 30 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, अगले 30 मिनट में 30 किलोमीटर यानी गति यानी चाल बढ़ी है। तो इसमें 9 बजे वह 40 किलोमीटर, तो यहाँ ये हमारा बिंदु आएगा ये। 9:30 पर 60 किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर की दूरी तय की, यहाँ भी कुछ कम हुआ, और यहाँ पर 9:30 पर 60 किलोमीटर, और 10 बजे 100 किलोमीटर, 10 बजे 100 किलोमीटर, ये 100 के बिल्कुल। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो पाते हैं कि ये बिंदु संरेख यानी सीधे नहीं हैं। अगर अनियमित चाल हो, यहाँ केवल इसने आधे घंटे में 10 किलोमीटर तय की, यहाँ आधे घंटे में 30 किलोमीटर, तो अगर समान अंतराल में असमान दूरी तय की गई हो तो ये बिंदु संरेख एक रेखा में नहीं मिलते। वह इधर भी हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं, इधर भी मुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार किसी आरेख के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि वह वस्तु समान गति से चाल कर रही है या असमान गति से चाल कर रही है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सभी बिंदु स्पष्ट हो गए होंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में समस्त पाठ्य बिंदुओं का गहराई से अध्ययन करें और अपने शिक्षक से उन पर चर्चा करें। अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें, उन्हें समझें, याद करें और अपने शिक्षक से जांच करवाएं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक बाय।